हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के ये लेसन में आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में अपना लेसन पूरा कंप्लीट कर गया है। तो अगर कुछ आपका पार्ट मिस हो गया है तो आप उसको वॉच कर सकते हो मेरे वीडियोस लेक्चर से, फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 14 आप वॉच कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसा है कि एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने लेसन कंप्लीट नहीं किया है तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आ सकती है। तो इसीलिए पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको वो लेसन को रीड करना है। हो सके तो आप इसको राइट करके भी देखिएगा, यानी वो पक्का हो जाएगा आपका लेसन। तो आज ये एक्सरसाइज में हम केवल 2 क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है MCQ का, इसमें 4-5 MCQs है। और क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो लेंगे 1 to 5, वो भी क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट MCQ को देखेंगे। आपके ये MCQ जो दिखाई दे रहे हैं ये एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में है, वही उसको सॉल्व करेंगे पहले। तो फर्स्ट MCQ को मैं रीड करती हूँ। देखो क्या है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास 2000 kg। मास दिया है यहाँ पे 2000 kg, गिवन भी लिखते हैं साइड बाय साइड। अब ये तो MCQ है, डायरेक्टली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, पर कैसे आया है ऑप्शन ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, तो मास दिया है आपको M इज इक्वल टू 2000 kg। द area of cross section of piston carrying the load is 2.25 into 10 raised to the power -2 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है, जो पिस्टन है पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है A इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर। अब वो पिस्टन पे कितना प्रेशर रहेगा ये आपको निकालना है। ओके, तो प्रेशर P को निकालना है। आपको मालूम है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो जो पास्कल लॉ क्या बताता है कि प्रेशर जो है वो सेम रहता है, दैट इज़ प्रेशर जो इनपुट को दे रहे हैं और प्रेशर को प्रेशर फॉर इनपुट इज इक्वल टू प्रेशर फॉर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनपुट के लिए जो यानी पहला पिस्टन है उसके लिए जो प्रेशर है उसको P1 बोलती हूँ और दूसरे को P2 बोलती हूँ। दैट इज़ अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग to Pascal law P1 is equal to P2, that is P input जो दे रहे हैं उस it is equal to P output। ओके, तो दैट इज P1 इज इक्वल टू P2 लिखेंगे। ठीक है, अब P यानी क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे P1 के लिए मैं लिखती हूँ P और P2 अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, P2 इज इक्वल टू, ठीक है, P2 को फाइंड आउट करना है, यानी दूसरे पिस्टन पे कितना मैक्सिमम प्रेशर है ये इसको आपको फाइंड आउट करना है। P1 इज इक्वल टू P2। तो अब P1 के लिए फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, इसका एरिया भी दिया है, P2 का कुछ भी नहीं, तो P2 डायरेक्ट P2 ही लिखेंगे इसको। F अपॉन एरिया, F की वैल्यू क्या है mg अपॉन एरिया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है, तो फोर्स को डायरेक्टली दिया नहीं है, तो अब इसको m इंटू जी से करेंगे अपॉन एरिया इंटू P2। ठीक है, इज इक्वल टू P2। ओके, अब m की वैल्यू दी है, कितनी है 2000 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो 9.8 लेते हैं। एरिया कितना दिया है 2.25 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2। ओके, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करो इसको। 2 इंटू, अब 2000 को मैं ऐसा लिखती हूँ 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर, अब इसको 9.8 अपॉन 2.25। ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे इंटू 9.8
0.8/2.25 इंटू 10⁻⁻²। ओके, ये ऊपर जाएगा तो क्या आता है फिर, इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁶, और ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 9.8 इंटू 2 इज़, यहाँ पे लिखती हूँ, फिर से लिखती हूँ यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू आता है आपका, अभी कैलकुलेशन करोगे 19.96 2 इंटू 9.8 यानी और डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू ऊपर ये हो जाएगा 10⁻⁶। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये आंसर मिलेगा 8.711 इंटू 10⁻5 मिलता है आंसर। यानी इसको ही मैं कन्वर्ट करती हूँ 0.8711 इंटू 10⁻, अब ये आंसर नहीं है, 8.711 इंटू 10⁻5 अपना आंसर आया है। आप ऑप्शन में देख सकते हो, वो आंसर ए नंबर का है। ए नंबर में क्या है, 0.8711 ऐसा आंसर है ना। तो इसको फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो 0.8711 इंटू 10⁻6 ये आंसर आता है। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अपना MCQ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब सेकेंड MCQ की तरफ जाते हैं। सेकेंड MCQ को पहले रीड करती हूँ। 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेड आई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर। 2 कैपिलरी ट्यूब्स है, उसकी रेडियस कितनी है, एक की है सपोज R1 लिखते हैं इसको, R1 इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर, और दूसरी की कितनी है, R2 इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। आर डीप इन द सेम लिक्विड, एक ही लिक्विड में उनको डीप किया है। द रेशो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इज। अब उनका हाइट का रेशो निकालना है। सपोज R1 के लिए H1 लेते हैं और R2 के लिए H2 लेते हैं, यानी आपको क्या निकालना है, दैट इज H1/H2, इसका रेशो निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब राइज इन द कैपिलरी का फॉर्मूला है आपके पास में, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, ऐसा डायरेक्ट लिखती हूँ, राइज ही लिखती हूँ सिर्फ। H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन R रो G। ओके, ये हो गया 2t cos थीटा अपॉन R रो G। तो अब आपको H कैसा दिखाई दे रहा है, H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। R डिनोमिनेटर में है, H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, तो दैट इज़ वी राइट इट एज H1/H2 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, R2/R1, है ना, R2/R1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो R2 की वैल्यू डालो 0.6/0.3, क्या आएगा, 3 2 6, यानी ऊपर आएगा 2/1। दैट इज H1 क्या आपको निकालने के लिए बोला है, द रेशो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इज। तो रेशो निकालना है, रेशो क्या आ गया फिर, H1/H2 2/1 मिला, दैट इज रेशो इज H1:H2, इट इज इक्वल टू 2:1। है क्या आंसर, येस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आया। थर्ड MCQ के तरफ जाते हैं। थर्ड MCQ को रीड करती हूँ। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल के बारे में लिखा है। अब डायमीटर कितना है सोप बबल का, तो इट इज़ डी से डिनोट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इतना डायमीटर है सोप बबल का। तो एनर्जी को फाइंड आउट करना है, यानी एनर्जी यानी वर्क डन का फॉर्मूला है अपने पास में, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको निकालना है। और टी की वैल्यू दी है एंड टी इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन पर मीटर। तो इसको टी लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो क्या निकालना है, कितनी एनर्जी स्टोर है सोप बबल में। तो सोप बबल आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, dW इज इक्वल टू क्या आता है, सरफेस टेंशन
मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है। अब सोप बबल के लिए 2 सरफेस एरिया रहता है, ये आपको मालूम है। सरफेस बबल को कितने सोप बबल के 2 सरफेसेस रहते हैं, इसलिए एरिया को हम, एरिया क्या रहता है, बबल है वो, यानी 4πr² रहता है, तो इसलिए सरफेस टेंशन अब T है और एरिया क्या है 4πr² रहता है। पर सरफेस सोप बबल को 2 सरफेसेस रहते हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो क्या आता है फिर 8πr² इंटू टी। ये हमने सब सॉल्व किया है, ये एक्सप्रेशन भी हमारा हुआ है। तो यही वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यही इसमें अब सब्सटीट्यूट करेंगे। 8 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी आएगी, अब 6 सेंटीमीटर दिया है ये, यानी आर इज इक्वल टू d/2 रहता है, तो क्या आता है, इट इज़ 6/2, इट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो क्या आता है फिर यहाँ पे सेपरेटली लिखती हूँ आर की वैल्यू बाजू में। आर इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 3 सेंटीमीटर है, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो आर स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी दी है, इट इज़ इक्वल टू 0.04। कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, न्यूटन पर मीटर है तो मीटर है ही। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर कितना आता है, देखो इट इज़ अब 8 और इसको 4 करते हैं सपोज करो, तो कैसा आता है 8 इंटू 3.14, इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर है 9 इंटू 10⁻⁻4, और इसको मैं ऐसा लिखती हूँ 4 इंटू 10⁻⁻2, यानी इजी जाएगा। ठीक है, यानी 8 4 यानी यहाँ पे आएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2। अगर इसको कैलकुलेशन आप करोगे तो इट इज़ इक्वल टू 9.04, ये ऐसा आएगा 904 आएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय 32 इंटू 10⁻⁻6। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इट इज़ इक्वल टू, आप करके देखो यही आंसर आएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻3 जूल। ओके, ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लॉग टेबल से कैलकुलेशन करना है। आप कैलकुलेशन करते जाओ, यानी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये ऑप्शन है क्या, ये आंसर है क्या ऑप्शन में, देखो है ऑप्शन नंबर ए 0.9 इंटू 10⁻⁻3 जूल, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। रीड करती हूँ, 2 हेलस्टोन्स विथ रेडाई इन द रेशो ऑफ 1:4। अब 2 हेलस्टोन्स है, ठीक है, तो उनके रेडाई का रेशो दिया है आपको, कितना है 1:4। ठीक है, फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, ऊपर से हिलस्टोन्स गिर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस का रेशो कितना दिया है, अब R1/R2 इट इज़ इक्वल टू 1:4, ये दिया है आपको। ठीक है, और ऊपर से हाइट बहुत बड़े हाइट से वो गिर रहा है, ऐसे बोला है। देन द रेशो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज़, वेलोसिटी का रेशो निकालना है, दैट इज़ V1/V2 निकालना है आपको। ठीक है, अब अगर आपने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसीलिए आपको पूरा लेसन आपका कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला आपका लर्न चाहिए, V इज़ इक्वल टू 2/9 R² रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जी, ये फॉर्मूला है अपना। अब V कैसा दिखाई दे रहा है R के लिए, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², आपको ये इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अब V1 V2 के टर्म में लिखते हैं इसको, V1 V2 इट इज़ इक्वल टू R1/R2 स्क्वायर। ओके, तो R1/R2 की वैल्यू दी है, क्या है 1:4, दैट इज़ इट इज़ 1/4 का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू कितना आता है 1/16। बहुत इजी था, देखो कितना इजी एग्जाम्पल था। अगर आपका फॉर्मूला अगर लर्न है तो
1 मिनट में आ गया आंसर 1/16 यानी क्या आया 1:16। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या ये? यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द आंसर। ऑप्शन सी है में 1:16। समझ में आया? चलो नेक्स्ट और लास्ट अपने एमसीक्यू के तरफ जाते हैं। अब ये थ्योरी बेस एमसीक्यू है, आपने थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो ही आपको ये आएगा। इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व? क्या होता है कंजर्वेशन का? किसका होता है? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मास और एनर्जी, किसका कंजर्वेशन है? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में हमने देखा है कि ऑल द एनर्जी दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है, दैट इज इट इज़ द basis of this Bernoulli's principle is the basis of conservation of energy। ठीक है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। तो क्या है? इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व? द एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन के लिए पी प्रेशर एनर्जी है, हाफ रो वी स्क्वायर, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, प्लस रो जी एच, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ऑल आर कांस्टेंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, यहाँ पे अपने पूरे एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, तो उसको सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो पढ़ते हैं उसको। Why is the surface tension of paints and lubricating oils kept low? ठीक है, तो पेंट का और जो lubricating ऑयल है, ऑयल का सरफेस टेंशन कम क्यों रखा जाता है? ठीक है, क्यों है? क्योंकि अगर सरफेस टेंशन कम है तो वो इजीली, अब पेंटिंग करना है तो पेंट कैसा चाहिए? इजीली स्प्रेड होना चाहिए। तो अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा रहा तो वो इजीली स्प्रेड होंगे नहीं। ठीक है, जो कलर है वो इजीली स्प्रेड होगा नहीं, इसलिए द सरफेस टेंशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेंट्स इज केप्ट लो बिकॉज इट कैन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया इजीली एंड फास्टर स्प्रेड होने के लिए सरफेस टेंशन क्या किया जाता है? लो किया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ऐसे आंसर्स लिख के दिए हैं क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप आंसर लिख के दो, तो पहले ही मैंने लिख के रखे हैं आंसर, आप इसको लिख सकते हो देख के, ये वीडियो देख के ही आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, एक मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो आपको ही लिखना चाहिए, पर मैं आपको ये करके देती हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर? कितने अमाउंट का वर्क डन होगा अगर आर इज़ द रेडियस ऑफ सोप बबल है तो? ठीक है, तो अभी हमने सोप बबल का एमसीक्यू भी देखा था, वही आंसर है उसका, सिर्फ उसमें वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट की थी। अब अलग से ये एक्चुअली समझाने की ज़रूरत नहीं, अपनी पूरी थ्योरी हो गई है, फिर भी मैं समझा के देती हूँ। देखो अब बबल को, सोप बबल को कितने सरफेसेस रहते हैं? 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। ठीक है, तो अब ये आपको मालूम है, तो सरफेस एरिया ऑफ द बबल कैसा होगा? मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। सरफेस एरिया ऑफ बबल इट इज़ इक्वल टू कितना है? 2 × क्योंकि 2 सरफेसेस है, अभी हमने ये सॉल्व किया है 4πr², दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 8π, सॉरी यहाँ पे πr² आएगा। ओके, तो वर्क डन क्या है? वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन इट इज़ इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, है ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन इज T इंटू 8πr², दैट इज इक्वल 8πr² T, 8πr² इंटू T। ठीक है, तो वर्क डन नीचे लिखना है, कितना आया फिर? यही आंसर है अपना। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, तो यहाँ पे लिखती हूँ देयरफॉर, ये नीचे आंसर ऐसा आपको लिखना है, यही नोट्स है, आप इसको लिख सकते हो। देयरफॉर द वर्क
done in forming a soap bubble of radius r and surface tension T is कितना है 8 पाई r स्क्वायर इंटू टी। ओके, ये आंसर है अपना। ठीक है, इसको ही आप लिख लो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक सेंटेंस में भी आप आंसर लिख सकते हो कि अभी हमने देखा था एमसीक्यू में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ द बेसिस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, क्योंकि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और ये बर्नौलीज इक्वेशन जो है इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम में है। इसमें क्या है, ये हमारा पूरा प्रिंसिपल हो गया है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको कि क्या है प्रिंसिपल। द नेट वर्क डन दैट इज़ इट इज़ डब्ल्यू। नेट वर्क डन कैसा रहता है उसका, तो इट इज़ डब्ल्यू इज इक्वल टू, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयरफॉर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला कैसा था याद है आपको बर्नौलीज इक्वेशन में? अभी मैंने लिख के दिया था, P1 इज़ द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो GH, इट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इक्वल टू रहता है अगेन P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 स्क्वायर को, दैट इज़ वी से दैट P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो क्या बेसिस है फिर बर्नौलीज इक्वेशन का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यही आंसर है। ओके, समझ में आया? ये हो गया है एमसीक्यू में। अब फिर से मैं इसको रिपीट नहीं करती हूँ, आगे जाएंगे। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, वाई इज़ अ लो डेंसिटी लिक्विड इज़ यूज एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड इन अ फिजिक्स लेबोरेटरी। फिजिक्स लेबोरेटरी में जो लिक्विड यूज़ किया जाता है वो लो डेंसिटी लिक्विड क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि लो डेंसिटी अगर है लिक्विड की तो उसकी सेंसिटिविटी हायर रहती है। ठीक है, तो यही इसका एडवांटेज है कि अगर अच्छा सेंसिटिव अगर एपरेटस रहा तो आपके रीडिंग्स भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए जो लिक्विड यूज़ किया जाता है, इट इज़ लो डेंसिटी लिक्विड क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट हैज़ हायर सेंसिटिविटी। तो यही आंसर है। तो यह आंसर मैंने लिखा है, देखो रीड करेंगे। द लिक्विड विथ लोअर डेंसिटी इज एडवांटेजियस फॉर अचीविंग अ हायर सेंसिटिविटी, हेंस लो डेंसिटी लिक्विड इज यूज एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड इन अ फिजिक्स लेबोरेटरी। समझ में आया? हायर सेंसिटिविटी के कारण ही लो डेंसिटी लिक्विड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अपना हो गया है। अब फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब हमने देखा है हर एक इसमें इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड यूज़ किया है। तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी क्या है कि ऐसा फ्लूइड हुज डेंसिटी इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर ड्यूरिंग द फ्लो। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है या नहीं चेंज होती है, वो टाइप के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इसलिए आंसर में मैंने लिखा है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इज अ फ्लूइड हुज डेंसिटी डज नॉट चेंज व्हेन द प्रेशर चेंजेस। प्रेशर चेंज करने के बाद में भी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट एवरीवेयर ड्यूरिंग द फ्लो। ठीक है, तो डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द फ्लो। दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। या आप इजीली ऐसा भी बोल सकते हो कि जो कॉम्प्रेस नहीं होता है, ऐसे फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, समझ में आया? तो ये अपने पूरे 5 क्वेश्चन को सॉल्व हो गए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप रीड कर सकते हो अपना लेसन।
और आपके हैंडराइटिंग में और आपके वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने ये आंसर्स दिए तो ऐसे कि ऐसे ही करना है। अगर आपको इसको और चेंज करना है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालनी है तो डाल सकते हो, पर मुझे लगता है कि 1 मार्क्स के लिए इतने आंसर्स सफिशिएंट है। ठीक है, फिर आज के दिन इतने ही 2 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब एक्सरसाइज के अनदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अनदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करो और लर्न करो। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।